हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबह जीएस एकेडमी। साथियों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए एसपीडी प्रकाशन की जो साइंस का जो बुक निकाला गया है, उस बुक का आज हम लोग पेज नंबर 2 और 3 देखेंगे। ठीक है, सॉरी 2-3 नहीं बल्कि 2 से लेकर के 4 तक के सारे प्रश्न को हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे। और अगर आप लोग पेज नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के देख लीजिए। ऐसे मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। 1 और 2 मैं करा दिया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 2 से 4 तक का सारा क्वेश्चन को देखेंगे और सारा इम्पॉर्टेंट है। बिहार दरोगा की भर्ती को लेकर के ये बुक सुचित सर के द्वारा निकाला गया है, जो कि बहुत ही आकर्षक बुक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। ये आप इतना मान लीजिए कि आपका दरोगा का एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसका स्टार्ट हम लोग करते हैं गुणसूत्र से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका गुणसूत्र से, क्योंकि गुणसूत्र से पहले तक का जितना भी है सारा हम लोग पेज नंबर 1 और 2 में कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाला हुआ है गुणसूत्र एंड टॉपिक है क्या हम लोग को पढ़ना है गुणसूत्र। ठीक है, तो आइए हम लोग गुणसूत्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, क्या होता है? गुणसूत्र होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या होता है या कौन होता है, तो गुणसूत्र होता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो क्या याद रखेंगे? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र का खोज किया था। क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, कह रहा कि क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा, वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने। और कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है, तो क्रोमैटिन नामक पदार्थों से होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है तो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यानी मनुष्य तथा जंतुओं में जो लिंग निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 44 अर्थात 23 जोड़ी। देखिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि गुणसूत्र मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है। ये जो याद रखिएगा कितना होता है? 23 जोड़ी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपसे सवाल पूछेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है, तो याद रखिएगा 23वां जोड़ा। आपसे सवाल पूछ देगा कि लिंग गुणसूत्र कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है? 23वां जोड़ा कहलाता है। नेक्स्ट है पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है, तो याद रखिएगा एक्स वाई तथा एक्स एक्स, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है, तो क्या याद रखना है? एक्स वाई तथा एक्स एक्स होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो याद रखिएगा 23 वाई। वीवीआई ये सवाल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स वाई जोड़ा किस में पाया जाता है, तो याद रखें किस में? पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट है महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स होता है। ये भी वीवीआई है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि महिला में 23वां जोड़ा क्या होता है, तो क्या होता है? एक्स एक्स होता है। जबकि वही पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र यानी कि एक्स वाई द्वारा होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मानव में बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है, लिंग निर्धारण, वो किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो क्या करता है? 22 + y करता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका वीवीआई है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र क्या प्राप्त करता है, तो 22 + y करता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक ने की थी, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो फ्रेडरिक मिश्चर। कब किए थे? तो 1869 में। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा
कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो याद रखेंगे जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में किया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण। नेक्स्ट कह रहा है कि दो न्यूक्लिक अम्ल हैं तो कौन कौन है? आरएनए और डीएनए हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि दो न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन हैं? आरएनए और डीएनए हैं। नेक्स्ट है आरएनए का पूर्ण रूप है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वहीं डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखेंगे 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। और कब दिया? तो 1953 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1962 ईस्वी में मिला था। तो आपसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1962 में मिला। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो किसने किया? कॉर्नबर्ग ने किया। किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया। नेक्स्ट है डीएनए होता है तो याद रखिएगा एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है डीएनए का मुख्य कार्य है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, याद रखिएगा आपसे सवाल पूछ सकता है कि डीएनए का मुख्य कार्य है तो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, डीएनए का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है। चलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। अभी आपसे सवाल पूछेगा, वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। याद रखिएगा आपसे सवाल पूछ सकता है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो क्या होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है तो कहाँ है? हैदराबाद में है। देखिए सवाल पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा एक क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखेंगे कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है तो कहाँ है? हैदराबाद में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सेलुलर और मॉलिक्यूलर विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। इंपॉर्टेंट सवाल है, भी आपसे सवाल पूछेगा आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? तो डीएनए से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस। याद रखिएगा आपसे सवाल पूछेगा आरएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? राइबोस पाई जाती है। याद रखेंगे राइबोस। आपसे सवाल पूछ सकता है कि राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है? तो आरएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट है डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा होता है? तो डीऑक्सीराइबोस होता है। आपसे सवाल ये भी आई है, क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में मौजूद शर्करा है तो कौन है? डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। आपसे सवाल पूछेगा केंद्रक में डीएनए का कितना परसेंट अंश होता है? 10% होता है। नेक्स्ट सवाल है डीएनए बहुलक है तो किसका डीएनए बहुलक है? तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो कौन देता है? डीएनए देता है। अभी भी है, आपसे सवाल पूछेगा प्रोटीन निर्माण के लिए कौन आदेश देता है? डीएनए देता है। देखिए साथियों जितना भी प्रश्न है सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप इस पूरा बुक को कर लेते हैं तो फिर अलग से आपको साइंस का कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन का निर्माण करता है कौन करता है? आरएनए करता है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो डीएनए देता है, और निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है तो हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा वीवीआई है
कि डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आरएनए द्वारा होता है। वीवीआई है, क्वेश्चन पूछेगा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए द्वारा होता है। न्यूक्लियस याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वीवीआई है, आपसे सवाल पूछेगा कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो किसमें मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस इसका आंसर होगा। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ दें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होते हैं, तो कौन होगा इसका आंसर, लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखें, करा कि वनस्पति जगत का बड़ा समूह क्या है, तो थैलोफाइटा है। इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछेगा वनस्पति जगत का बड़ा समूह क्या होता है, थैलोफाइटा है। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है तो सुकाय होता है। कैसा होता है, सुकाय होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन है, थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा कैसा समूह है, तो सुकाय समूह है। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको माना जाता है, ब्रायोफाइटा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे सवाल पूछते कि प्रथम स्थलीय पौधा किसे माना जाता है, तो ब्रायोफाइटा को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है तो डायसोनिया है। कौन सा है, डायसोनिया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है, डायसोनिया है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है तो जुओप्सिस है। याद रखिएगा क्या है, जुओप्सिस। ठीक है, संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो ब्रायोफाइटा में होता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछेगा कि संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है, ब्रायोफाइटा में होता है। एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम का क्या काम है, दोनों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। वीवीआई प्रश्न है, आपसे सवाल पूछेगा कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं तो नम एवं छायादार स्थानों पर। ठीक है, आपसे सवाल पूछ देगा कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे कहाँ उगते हैं, तो याद रखिएगा नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है एजोला है। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स क्या है, तो एजोला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला तो ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। उसके बाद कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। वीवीआई है, याद रखेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं, क्लोरेला शैवाल से करते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरेला शैवाल से कौन भोजन और प्रोटीन युक्त करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन है, तो लेमनेरिया है। याद रखिएगा, लेमनेरिया जो है आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है, तो माइक्रोसिस्टिस है। याद रखिएगा, माइक्रोसिस्टिस जो है सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे छोटा शैवाल कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास है। याद रखिएगा क्या है, सबसे छोटा शैवाल कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। और सबसे बड़ा सवाल कौन है, तो माइक्रोसिस्टिस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कवक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कवक है। कह रहा है कि कवक है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, कवक क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर क्या है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख कवक हैं
ईस्ट है, मशरूम है, खमीर है। इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्रमुख कवक कौन कौन हैं। तो ईस्ट है, मशरूम है, खमीर है। नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपसे सवाल पूछेगा कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है कवक में भोजन संचित रहता है तो किसके रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। वीवीआई सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, किसको किया जाता है? तो याद रखिएगा सैक्रोमाइसेस नामक कवक का। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किसको किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका होता है? ईस्ट का होता है। और ये वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट है शराब उद्योग में प्रयोग होता है तो ईस्ट होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि शराब उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो ईस्ट का होता है। नेक्स्ट है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ देगा कि ब्रेड बनाने के लिए जो कवक का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन। ठीक है, तो देखिएगा एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा लाइकेन बने होते हैं तो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो थियोफ्रेस्टस ने किया। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है तो क्या कहलाता है? कोर्टिकोल्स कहलाता है। वीवीआई है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? तो कोर्टिकोल्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है तो सेक्सिकोल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्सिकोल्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला सेक्सिकोल्स और पेड़ों पर उगने वाला कोर्टिकोल्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाला कवक क्या है? क्रोपोफिल है। क्या है? क्रोप्रोफिल। याद रखिएगा गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो क्रोप्रोफिल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइकेन किसमें सहायक होता है? तो मृदा निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो रोसेला लाइकेन से होता है। वीवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है? रोसेला लाइकेन से किया जाता है। नेक्स्ट है इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन है? तो याद रखिएगा लोबेरिया, इर्वेनिया, अरेमेनिला। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइकेन का किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अनावृत बीजी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा अनावृत बीजी से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आइए हम लोग इसका ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन है इसको हम कर रहे। कह रहा है कि अनावृत बीजी, ठीक है, यानी जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, समूह के पौधे में बीज होते हैं तो आवरण नहीं होता है यानी नग्न होता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में समूह के पौधे कैसे होते हैं? तो नग्न होते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है तो सिकोया है। इंपॉर्टेंट है, इस सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा अनावृत बीजी कौन पौधा है? तो सिकोया है। सबसे छोटा अनावृत बीजी है तो कौन है? जैमिया पिग्मिया है। याद रखिएगा सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन है? तो जैमिया पिग्मिया है। नेक्स्ट है साबूदाना प्राप्त होता है तो साइकस से होता है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से होता है। नेक्स्ट है अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है आवृत बीजी में पहला क्वेश्चन कि आवृत बीजी जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, कह रहा है कि आवृत्ति बीजी समूह के पौधे में बीज होते हैं तो फल के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवृत बीजी समूह के पौधे में बीज कैसे होते हैं? तो फल के अंदर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है और सबसे छोटा आवृत बीज पौधा कौन है? तो लेमना है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडोसिया का होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडोसिया का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा पौधा है तो सिकोया सेम्परविरेंस का। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पौधा किसका होता है? तो सिकोया सेम्परविरेंस का होता है। नेक्स्ट है, सोलेनेसी कुल के पौधे हैं तो कौन कौन है? आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा सोलेनेसी कुल के पौधे कौन कौन हैं? आलू हैं, बैगन हैं, टमाटर हैं, तंबाकू हैं, मिर्च हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा रूटेसी कुल के कौन कौन पौधे हैं? तो नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी हैं। नेक्स्ट है, रोजेसी कुल के पौधे हैं तो याद रखिएगा सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा रोजेसी कुल के कौन कौन पौधे हैं? सेब है, नाशपाती है, गुलाब है, रसभरी है। नेक्स्ट है, मालवेसी कुल के पौधे हैं तो याद रखिए कपास, भिंडी, गुड़हल। ठीक है, यानी मालवेसी कुल के कौन कौन पौधे हैं? कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। नेक्स्ट है, मटर किस कुल का पौधा है? तो याद रखिएगा लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर। ठीक है, लिग्यूमिनेसी कुल का मटर जो है पौधा है। नेक्स्ट है, गन्ना किस कुल का पौधा है? तो याद रखिएगा ग्रेमिनी कुल का है। गन्ना किस कुल का है? ग्रेमिनी कुल का है। नेक्स्ट है, लौंग किस कुल का पौधा है? तो याद रखिएगा मिर्टेसी कुल का है। वीवीआई सवाल है, लौंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लौंग किस कुल का पौधा है? मिर्टेसी कुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है तो कौन है? यूरेनॉल है। याद रखिएगा लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूरेनॉल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्तियां। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधे का अवरोही भाग होता है जड़ होता है। पौधे का अवरोही भाग क्या होता है? जड़ होता है। नेक्स्ट है, तर्करूपी जड़ के उदाहरण है मूली। तर्करूपी जड़ के उदाहरण कौन सा है? मूली है। नेक्स्ट है, कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण क्या है? सलजम है। इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछेगा कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण क्या है? सलजम है। नेक्स्ट है, शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शंक्वाकार जड़ के उदाहरण क्या है? गाजर है। नेक्स्ट है, गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। याद रखिएगा गांठदार जड़ के उदाहरण क्या है? शकरकंद है। नेक्स्ट है, जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, सलजम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जड़ों के रूपांतरण क्या है? मूली, गाजर, सलजम है। ठीक है। नेक्स्ट है, तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। याद रखिएगा तने के रूपांतरण कौन कौन है? आलू, अदरक, हल्दी है। नेक्स्ट है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो तना होता है। नेक्स्ट है, कंद के उदाहरण है आलू। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछ देगा कि आलू किसका उदाहरण है? तो कंद का उदाहरण है। उसके बाद कह रहा है कि घन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। ठीक है, घन कंद के कौन कौन उदाहरण है? ओल और अरबी। वहीं प्रकंद के उदाहरण अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा अदरक और हल्दी होता है। फिर क्या, सलकंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, कंद के उदाहरण कौन है? आलू है। घन कंद के उदाहरण कौन है? ओल, अरबी। प्रकंद के उदाहरण कौन है? अदरक, हल्दी। सलकंद के उदाहरण कौन है? प्याज और लहसुन है। ठीक है। आगे कहता है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं? तो इसमें जो है सल्फेनिक अम्ल के कारण है ना, यानी प्याज में जो है सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, तो इसके कारण अगर आप प्याज को काटते हैं या छिलते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। उसके बाद है, मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेसिन है। याद रखिएगा क्या है? तो मिर्च में तीक्ष्णता मतलब मिर्च इतना तीखा लगने का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन के कारण। उसके बाद कह रहा है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। याद रखिएगा राइजोम जो है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो याद रखें क्या है? तना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रख लीजिएगा। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला कौन सा जीवाणु है? तो कौन है? राइजोबियम है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं।
नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है, तो ऑक्जेनोमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है तो क्या है, ऑक्जेनोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा कि तना पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तना पत्ती एवं कली से नया पौधा जो प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तो तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है तो पत्ता से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है तो याद रखिएगा किससे होता है, पत्ता से। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है तो रंध्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है पत्तियां सांस लेती है तो स्टोमाटा से सांस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो स्टोमाटा होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टोमाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीबीआई है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ों के जो पत्ती होते हैं उसके लाल रंग या नारंगी रंग या पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का मुख्य कार्य होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ में जो पत्ती होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनका क्या है, भोजन बनाना कार्य है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कह रहा है फलों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। इस क्वेश्चन है फल बनता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से। फल किससे बनता है, निषेचन के बाद जो है अंडाशय से बनता है। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से, है ना, याद रखिएगा बीज किससे बनता है, तो निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया, याद रखिएगा किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया। आपसे सवाल पूछेगा कि निषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया, तो स्ट्रासबर्गर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो याद रखिएगा निषेचन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, साइकस में होता है। आगे करा कि जीवित जीवाश्म है तो साइकस, जीवित जीवाश्म क्या है, साइकस है। नेक्स्ट है जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है, तो सत्य फल। देखिए सत्य फल और असत्य फल से एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछ लिया जाता है। तो पहले हम लोग सत्य फल के बारे में जानें। देखिए कह रहा है कि जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है वो क्या कहलाता है, तो ट्रू फ्रूट्स यानी कि सत्य फल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल भी भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, तो असत्य फल कहलाता है। यानी सत्य फल कौन कहलाता है, जिसमें केवल अंडाशय ही भाग लेता है, और असत्य फल कौन कहलाता है, जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं, उन्हें असत्य फल कहते हैं। सत्य फल के उदाहरण कौन कौन है, तो याद रखिएगा मटर, आम, है ना, सत्य फल के उदाहरण हैं मटर और आम। वहीं असत्य फल का उदाहरण कौन है, सेब, नाशपाती, कटहल। याद रखिएगा ये सब सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। असत्य फल के उदाहरण कौन है, देखिए तो क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है। कह रहा है असत्य फल के उदाहरण कौन है, सेब है, नाशपाती है, कटहल है ना। आगे कह रहा है कि सिरोसिस फल है सहतूत, अनानस, कटहल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिरोसिस फल कौन है, सहतूत है, अनानस है, कटहल है। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य भाग होता है, मध्य फल भीति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आम, इमली, पपीता का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो मध्य फल भीति होता है। वहीं अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होता है, तो फल भीति होता है। ठीक है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने के भाग कौन होता है, फल भीति। देखिए यहाँ क्वेश्चन नहीं पहचान में आ रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। लिखा है कि लीची का खाने के भाग क्या होता है, तो याद रखिएगा लीची का खाने के भाग एरिल होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो याद रखिएगा
एरिल को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? एरिल को खाया जाता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कह रहा है कि जाइलम एवं फ्लोएम है तो क्या है? संवहनीय हैं। उसके बाद कह रहा है कि पत्तियों में बनने खाद्य पदार्थों को पौधे भागों तक पहुंचाता है, तो फ्लोएम के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन मैं आपसे पीछे पूछा भी हूं। तो कह रहा है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे भागों तक पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचाता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। उसके बाद कह रहा है कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशेषित खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशेषित जल खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। उसके बाद कह रहा है कि शरीर के ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, उसके बाद है रक्त प्रकार का होता है, रक्त एक प्रकार का होता है, तो कैसा होता है? संयोजी ऊतक। तो देखिए ये जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो टिश्यू पढ़ेंगे है ना, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन मैं आपको, ये जितना इधर इस साइड वाला भी हम लोग जो किए ये सब आपको करवा देंगे। तो आज यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरा बुक को करवा दूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।